जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रोजगार पब्लिकेशन की जो मूल विधि एवं भारतीय संविधान की बुक है, इसमें जो मूल विधि के प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें जो है 2 पार्ट करके दिया गया है। एक है आपका मूल विधि और दूसरा है भारतीय संविधान का। तो इस बुक में जो मूल विधि के सेक्शन दिए गए हैं, उनमें जितने भी चैप्टर हैं उनके आखिरी में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसमें आपके जो है 2017 और 2021 के यूपीएसआई के जो भी मूल विधि के क्वेश्चन हैं, वो भी साथ में कवर हो जाएंगे। तो जो लोग भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अनुक्रमणिका दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि खंड 1 मूल विधि का है। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें कुल कितने चैप्टर हैं और क्या क्या दिया गया है। तो पहला लेसन जो है वह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का है। दूसरा लेसन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस का है। तीसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। चौथा लेसन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। पांचवा लेसन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसके बाद में छठवां लेसन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सातवां लेसन है मोटरयान या वाहन अधिनियम 1988। आठवां लेसन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके बाद में नौवां लेसन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। 10वां लेसन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 11वां है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 12वां लेसन है SC/ST एक्ट 1989। 13वां लेसन है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके बाद में 14वां लेसन जो है वह है सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000। 15वां लेसन है आयकर अधिनियम 1961। 16वां लेसन है भूमि सुधार एवं भू राजस्व संबंधी प्रावधान। 17वां लेसन है जनहित याचिका। 18वां लेसन है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और 19वां दिया गया है विविध। यानी कि इसमें कुल आपको 19 चैप्टर दिए गए हैं। इनसे जुड़े जो भी प्रश्न चैप्टर के आखिरी में दिया गया है, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पहला चैप्टर भारतीय न्याय संहिता के प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार डैश डैश के साथ दंडित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर ये पूछ ले कि किसके धारा के तहत, तो आईपीसी की यहाँ पर बात की गई है, तो आईपीसी की धारा 294 के तहत, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो वह कौन है? वह है ऑप्शन डी धारा 124A। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है, इसके लिए जुर्माना रुपयों डैश डैश तक बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 2023 के अनुसार जो है ऑप्शन डी 200। जो कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे मामले में सार्वजनिक उपद्रव करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो 1000 रुपये तक हो सकेगा। पहले इस प्रावधान यानी कि आईपीसी की धारा 290 में था, जिसके तहत 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत ऐसी गतिविधियाँ आती हैं जो किसी समुदाय के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। तो 200 था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भपात का कारण। अगला है आईपीसी के अनुसार एक ठग को डैश डैश का दंड दिया जाएगा। तो किसका दंड दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवन कारावास और जुर्माने।
अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग डैश डैश द्वारा किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब डैश डैश व्यक्ति संयुक्त रूप से चोरी करते हैं तब आईपीसी के तहत इसे डकैती की घटना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 या अधिक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो डकैती कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा डैश डैश के तहत एक दंडनीय अपराध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 326 बी। अगला क्वेश्चन है, वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे डैश डैश कहा जाता है। तो इसे चेन ऑफ कस्टडी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन ऑफ कस्टडी। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की डैश डैश के तहत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 21। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है। ए वाला ऑप्शन सी में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो यह आईपीसी के तहत डकैती की सजा डैश डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब यह प्रावधान बीएनएस की धारा 309 में वर्णित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब जो है बीएनएस में इसे 309 में कर दिया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो है आईपीसी में कब था, तो आईपीसी में 392 में था, 392। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, डैश डैश के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था। ये इस समय का ट्रेंडिंग जो है टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी डैश डैश से कम आयु के पुरुष को भगाता है उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। अगला क्वेश्चन है, 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर संधि के तहत नरसंहार को डैश डैश के रूप में नहीं माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए राजनीतिक अपराध। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी जानकारी के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर करता है और यदि ऐसी जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है तो ऐसा प्राधिकरण डैश डैश करेगा। क्या करेगा? संबद्ध प्राधिकरण के पास आवेदन अग्रसरित करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज यानी एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका पूर्ण रूप होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक मार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता है? तो यह कहा गया था मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण राज्य नियंत्रण बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को डैश डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दुष्प्रेषण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि यह आईपीसी की धारा किसके तहत आती है, तो आईपीसी में
107 के तहत आती है। और बीएनएस की धारा 46 में, किस में है, बीएनएस में 46 में आती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना डैश डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार क्या है। तो इसका आधार है व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा डैश डैश के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 133। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा डैश डैश के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, यह आता है 268 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए। केदारनाथ एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। प्रयुक्त शब्दों और दिए गए बयान के आधार पर उनके खिलाफ धारा 124 ए राजद्रोह और धारा 505 सार्वजनिक शरारत के तहत मामला दर्ज किया गया और इसी आधार पर उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। राजद्रोह गैर जमानती अपराध होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि पूछ ले कि इनमें से कौन सा गैर जमानती अपराध है, तो वह है राजद्रोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध है जिसे 4 चरणों में दंडनीय माना गया है। इंपॉर्टेंट है, तो वह कौन सा है, डकैती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार को गैरकानूनी घोषित करती है। इसे डैश डैश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की डैश डैश में परिलक्षित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 76। अब यह प्रावधान बीएनएस की धारा 17 में वर्णित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो है यह बीएनएस की धारा 17 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है उसे आईपीसी के तहत डैश डैश से दंडित किया जाता है। तो यह किसके तहत दंडित किया जाता है, 500 रुपये के जुर्माने से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह कौन सा है, संज्ञेय अपराध। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीआरपीसी की धारा 41 पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी संज्ञेय अपराध में संलिप्त रहा हो। अब यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली वह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है कि कब लागू हुई, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आते हैं। तो अब यह धारा 35 के अंतर्गत आती है, किसमें, बीएनएसएस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें से जो सही है बस वही बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में ही किया गया हो। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल बी। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 370 का जम्मू कश्मीर से हटना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 डैश डैश के विषय में है। किसके विषय में है, यह जो है अप्राकृतिक संबंध के विषय में है। राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक संबंध या यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के उन हिस्सों को हटाकर समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया जिन्हें एलजीबीटीक्यू समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया था। तो अब यह हट गया है, इसे ध्यान रखिएगा। कब हटा है? 2018 में। कौन हटाया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिठू बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्यों के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य डैश डैश के अपराध का दोषी होता है, तो दंगी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा लेसन क्या है। दूसरा लेसन है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो चलिए इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 10 के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 154। बीएनएसएस की धारा 173 में अब ये वर्णित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है? तो वह कौन सी है? तो वह है धारा 357A। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसका वर्णन जो है बीएनएसएस की धारा 396 में किया गया है। ये जो मैं मुँह से बोल रही हूँ आपको, इसे भी आप कॉपी पे लिखते जाइएगा, क्योंकि अब जो है ज़्यादा करके क्वेश्चन नई धाराओं से रिलेटेड ही आएगा। क्वेश्चन वही पुराना ही रहेगा, लेकिन अब वह किस धारा में हो गया है यही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा 10 के तहत जारी किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 125। अब जो है यह किस में है? अब यह प्रावधान 144 में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। किस में है? 144 में, नए वाले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के डैश सिद्धांत का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100। परंतु अब यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 185 और 103 तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 10 के तहत एक मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 190। बीएनएस की धारा 223 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है। तो इस पॉइंट को अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दंडाधिकारी जो सीआरपीसी की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच संबंध ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और बी सही है, बी ए के लिए तर्क है। चलिए देखते हैं क्या है। आदेश जारी करने में अनियमितता कार्यवाही को नहीं रोकती है। दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भाव में पारित किया गया होगा। तो ए और बी सही हैं, बी ए के लिए तर्क है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अब चलिए इसके सभी प्रश्नों को हम देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने डैश डैश के मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय युवा वकीलों का संघ बनाम केरल राज्य, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। ठीक है, बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डैश डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कब किया गया था? 2005 में किया गया था, जैसा कि मैंने अभी नाम में ही बताया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 डैश डैश पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है? संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक यानी लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को डैश डैश के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो यह किससे निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था? कन्या भ्रूण हत्या से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकार को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है उसका डैश डैश है। उसका क्या है? कोई दायित्व नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? तो इसमें से किस में है ये बताना है। तो यह है नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, इसमें है। अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, ये भी है। पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है, ये भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। तो इस चैप्टर में जो है इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए हम देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1946। अब चलिए इसमें से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु डैश डैश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह के 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। इसे डैश डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो हम उन दोनों को देख लिए हैं। अब देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी को देख लें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसे NCPCR भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में डैश डैश में संशोधन किया गया था। तो 2019 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2019। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे बाल यौन शोषण के मामले में? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये एंकरेज मामला था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कुल इतने ही प्रश्न थे। अब चलिए देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब चलिए इसमें के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं सभी। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह शुरू किया था राजस्थान ने। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश डैश तक बढ़ सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें जो है 2 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोपित किया? तो किस पर अधिरोपित किया था? ये किया गया है जन सूचना अधिकारी पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? तो इसमें से भारत के राष्ट्रपति के पास है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता। तो किस पर लागू नहीं होता है? यह लागू नहीं होता है निजी प्राधिकरणों पे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसके यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 8(1)(h)। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकट का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की डैश डैश के तहत अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 4 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा डैश डैश सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई आवेदन निम्न में किया जा सकता है। तो यह किस में किया जा सकता है? यह किया जा सकता है हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में भी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श आवास योजना घोटाला और दूसरा है कोयला ब्लॉक योजना घोटाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। तो इस चैप्टर में कुल इतने ही प्रश्न थे। अब चलिए हम अगला चैप्टर देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला चैप्टर है मोटर यान या वाहन अधिनियम 1988। अब चलिए हम इससे जुड़े प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर डैश डैश रुपये का जुर्माना लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5000। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि डैश डैश रुपये है। तो कितने रुपए हैं? यह 25,000 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह किस धारा के तहत आता है? धारा 141 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी डैश डैश है। तो कौन है? वह है जिला कलेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया था। तो यह कब लागू किया गया था? 1991 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी यानी हेड गियर पहननी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस धारा के तहत है? तो धारा 129 के तहत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल्दबाजी या लापरवाही। अगला है, स्वास्थ्य विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति डैश डैश से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 mg प्रति 100 ml रक्त। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 किसके धारा 185 किसी नशे में धुत व्यक्ति के द्वारा अथवा मादक द्रव्य के असर में होते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा मोटर वाहन चलाए जाने से संबंधित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो डैश डैश से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं, तो किससे संबंधित? खतरनाक पदार्थ से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर धारा पूछे तो याद रखिएगा 185। अगला क्वेश्चन है, तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग डैश डैश के तहत निषिद्ध है, तो किसके तहत है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1) के तहत। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है जिसे वर्ष डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। 1989। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है, तो बिना इमोबिलाइजर के। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता डैश डैश है, कितनी है? 15 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गैर परिवहन जिसे निजी वाहन कहते हैं 15 वर्ष की अवधि हेतु पंजीकृत होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान यानी ओवरलोडिंग पर डैश डैश का जुर्माना लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A+B, यानी कि 20,000 रुपये, उसके अलावा 2,000 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया नहीं गया है ऑप्शन, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 124। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के डैश डैश के तहत अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 3 के तहत। अगला है, अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना डैश डैश के तहत दंडनीय है, तो किसके तहत है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 83 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि डैश डैश रुपये है, तो कितने रुपए है? यह है 2,000 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर डैश डैश का जुर्माना लगाया जाता है, तो कितने का जुर्माना लगाया जाता है? 10,000 रुपये का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है डैश डैश विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित वाहन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिकतम 4,000 वाट। अगला क्वेश्चन है, ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश डैश के तहत समाविष्ट है, तो किसके तहत है? धारा 2A के तहत। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की डैश डैश के तहत अनिवार्य है, किसके तहत अनिवार्य है? धारा 129 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति डैश डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यदि व्यक्ति के पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र यानी लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम डैश डैश तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालान अनुज्ञा पत्र यानी ड्राइविंग लाइसेंस ना प्राप्त हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग या रेसिंग के लिए जुर्माना राशि ₹10 है। तो कितने रुपए हैं? 5000 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अधिस्थित यानी लोकल स्टैंडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित किया गया था? तो किसे किया गया था? जनहित याचिका को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि डैश है। तो क्या है? 10,000 रुपये है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिक मार करके रखिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगे सड़क पतली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ है आगे सड़क विभाजित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ है आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है बहुत ढलुआ ढलान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विश्राम स्थल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्राम स्थल। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है और उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। अगला चैप्टर है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अब चलिए इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति JS वर्मा। अगर गठन पूछे तो 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश के लिए प्रावधान दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो यह किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय डैश था। तो क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, यानी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष डैश में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता यानी ब्रांड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्या? देखिए, अभिकथन ए है, तभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। तर्क आर है, 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है
और RA की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश डैश होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे डैश डैश में सही ठहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष डैश डैश में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 1948 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव का परिणाम थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 37, धारा 37, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह कब की गई थी, 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानवाधिकार हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह घोषणा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा डैश डैश में उल्लिखित है। तो किस में उल्लिखित है, धारा 30 में उल्लिखित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये हुई थी 15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा स्थापित और सीधे उसके अधीन काम करने वाली मानवाधिकार परिषद ने 60 साल पुराने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली है, जो मानवाधिकारों के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी निकाय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2006। ध्यान रखिएगा कब, 15 मार्च 2006। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु डैश डैश वर्ष है। तो कितने वर्ष है, 70 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से डैश डैश के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं। तो कितने हैं, इसमें हैं 30 अनुच्छेद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक डैश डैश है। तो क्या है, सांविधिक निकाय है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किया गया था, 15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा स्थापित और सीधे उसके अधीन काम करने वाली मानवाधिकार परिषद ने 60 साल पुराने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी। तो मैंने इसे एक बार और बताया है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? तो वह कौन सा है? वह है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को छोड़कर? तो कितने सदस्य हो सकते हैं? 2 सदस्य हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश डैश के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें कितने और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा डैश डैश में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? 11 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर डैश डैश तक कारावास की सजा हो सकती है? कब तक हो सकती है? 1 वर्ष के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में डैश डैश सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो वो है भारत की अंतर्राज्यीय जल विवाद। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो वह कौन सी धारा है? वह है 3। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध या नज़रबंदी का आधार है? तो वह कौन सा? ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो, ये है। अगला है, ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है, ये भी है। अगला है, ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है, ये भी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश डैश डैश दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा डैश डैश के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। धारा 16 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए? तो ये हमें बताना है कि कैसे कैसे व्यक्ति होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हो, ये भी सही है। अगला है, जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो, ये भी सही है। तीसरा है, जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी सी ए। क्या हो जाएगा, बी सी ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, बी सी ए होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में डैश डैश सदस्य होंगे? तो कितने सदस्य होंगे? इसमें जो है 2 सदस्य होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो डैश डैश की राय को बोर्ड की राय माना जाएगा। किसकी राय को बोर्ड की राय माना जाएगा? ऐसे सदस्य के बहुमत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तो ऐसे सदस्यों के बहुमत का मत बोर्ड का मत माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा डैश डैश सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इस अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा धारा 5B के तहत किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाने का कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा सिवाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिवाय उस राज्य की सरकार की सहमति के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ डैश डैश के तहत किया गया आदेश है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उपयुक्त सरकार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा डैश डैश प्रभावित व्यक्तियों को नज़रबंद करने के आधार के प्रकटीकरण से संबंधित है। तो कौन सी धारा है वह धारा है 8। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उपयुक्त सरकार क्या करेगी? तो वो करेगी क्या? निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तिथि से डैश डैश सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई अधिनियम की धारा डैश डैश में प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 15। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है वह डैश डैश होगी। तो कितनी होगी यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर है ऑप्शन सी और डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरोध की तिथि से 3 महीने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य इस प्रकार हैं। पहला है गृह सचिव, दूसरा है आईबी प्रमुख, तीसरा है विदेश सचिव, चौथा है कैबिनेट सचिव और रा प्रमुख आदि हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी, विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को डैश डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के राय बनाम भारत संघ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को ए के राय बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। इस मामले में कोर्ट ने यह तय किया था कि प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की कुछ प्रमुख धाराएं हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं धारा 8,
लिखते रहिएगा अगर आपका मन करे तो। धारा 8 जो है, आदेश द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना होता है। धारा 9 है, सलाहकार बोर्ड का गठन। धारा 10 है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश। धारा 11 है, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। धारा 12 है, सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्रवाई। धारा 13 है, निरोध की अधिकतम अवधि। धारा 14 है, निरोधादेश को रद्द करना। धारा 15 है, निरुद्ध व्यक्ति की अस्थायी मुक्ति। धारा 16 है, सद्भावना में किए गए कार्य का संरक्षण। धारा 16 का है, राज्य विधियों में अधीन निरोध होने पर अधिनियम का प्रभावकारी नहीं होना। और धारा 17 है, निरसन और व्यावृत्ति। ठीक है, निरसन और व्यावृत्ति है 17वां। तो इन धाराओं को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए हम अगला चैप्टर देखते हैं क्या है, और उसमें जो क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। अगला चैप्टर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब चलिए हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया। भारतीय वन सेवा, जिसे IFS कहते हैं, IFS को 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 1966 को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1966। कब किया गया था? 1966। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम, यानी जिसे हम NEPA के नाम से भी जानते हैं, 1969 में पेश किया गया था। यह अधिनियम अमेरिका में संघीय एजेंसियों की कार्रवाइयों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन सिद्धांत प्रक्रिया स्थापित करता है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम को वर्ष डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? ये किया गया था 1927 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो कौन किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि कब किया गया था, स्थापना कब हुआ था इसका, तो 18 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 में। कब? 18 अक्टूबर 2010 में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। अगर पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है NGT का, तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसे भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यावरण कानून में डैश डैश एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, एवं इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MC मेहता बनाम कमलनाथ। MC मेहता बनाम कमलनाथ। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामला एक ऐसा मामला है जो मंडल आयोग के निष्कर्ष को चुनौती देता है। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। हो सकता है कि इससे जुड़ा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने इसे भी बता दिया है। तो इस चैप्टर में कुल इतने ही प्रश्न थे। अब चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है, और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगला चैप्टर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
1972। तो चलिए अब इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु यानी वर्मिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी, यानी कॉमन क्रो, चूहे और फल जतूक यानी वलगुल। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष डैश डैश में की गई थी। तो कब की गई थी? यह की गई थी 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी NBWL का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा डैश डैश के तहत किया गया था। तो किस धारा के तहत किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 5A। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश डैश संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक डैश डैश है। तो ये मौलिक कर्तव्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 या 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो डैश डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी, पकड़ा गया और कैद में रखा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है। तो कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुल इतने ही प्रश्न थे। अब चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है SC/ST एक्ट 1989। अब इसमें जो भी प्रश्न है चलिए हम उन्हें भी देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यह अनुसूचित जाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के साथ साथ अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A, कौन से अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक डैश डैश है। तो क्या है ये? संवैधानिक निकाय है, जैसा कि मैंने अभी बताया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की डैश डैश के तहत पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने पर वर्धित दंड प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 5। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है जो डैश डैश तक बढ़ सकती है। कब तक बढ़ सकती है? 1 वर्ष तक बढ़ सकती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे।
अब चलिए हम देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अब चलिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा डैश डैश के तहत निपटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धारा 13। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को डैश डैश की अनुमति है। किसकी अनुमति है? अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनाने की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान डैश डैश के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व डैश डैश ने किया था। तो किसने किया था? ये किया था श्री के संथानम ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री के संथानम। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी CPI प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000। अब चलिए इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो यह आती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत E-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा। सरकार को E-गवर्नेंस का चयन करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। किसी को भी E-गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 निम्नलिखित कृत्यों को 3 वर्ष के कारावास और 5 लाख तक के जुर्माने के साथ दंडनीय बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 67। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को स्पष्ट होने के लिए डैश डैश के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने डैश डैश के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A
मनमाने ढंग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला करती है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन इसका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2000। इतनी देर से मैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ही बता रही हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डैश डैश के तहत निपटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43H। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43H इंटरनेट डाटा की चोरी से संबंधित है। धारा 43 में कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए दंड एवं मुआवजे का प्रावधान है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है। तो वह कौन सी धारा है, वह है धारा 17। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में यानी 2021 तक की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का ही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असममित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक निजी कुंजी यानी प्राइवेट की और डैश डैश संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके गणितीय रूप से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की डैश डैश कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 66D। अगला क्वेश्चन है, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना डैश डैश के तहत दंडनीय अपराध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67A। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक मार करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की डैश डैश बाल अश्लील चित्रण यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 67B। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे डैश डैश से संपर्क कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए हम देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है और उसमें जो भी प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अगला चैप्टर है आयकर अधिनियम 1961। तो चलिए अब इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप डैश डैश है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूर्ण रूप जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोहरे कराधान से मुक्ति के लिए दो देशों की सरकारें दोहरा कराधान अपवंचन समझौता यानी DTAA निष्पादित करती हैं। भारत में आयकर अधिनियम 1961, ध्यान दीजिएगा 1961 की धारा 90 द्विपक्षीय राहत से संबंधित है। DECD का पूर्ण रूप जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1961 में हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें 35 देश हैं। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो पेरिस फ्रांस में है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम डैश डैश के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आयकर एक डैश डैश है तो क्या है, प्रत्यक्ष कर है। राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत कर योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आयकर के लिए आय को डैश डैश मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। आय की 5 मद हैं। पहला है वेतन से आय, दूसरा है गृह संपत्ति से आय, तीसरा है व्यवसाय या पेशे का लाभ और अभिलाभ, चौथा है पूंजीगत लाभ से आय और पांचवा है अन्य स्रोतों से आय। तो ये 5 प्रकार की हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है। तो किसका किया जाता है, व्यक्ति का किया जाता है, कंपनी का किया जाता है, फर्म का किया जाता है, एक स्थानीय प्राधिकरण इसका भी किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी सी और डी चारों। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है। तो किस धारा के तहत, धारा 80 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश डैश आय को डैश डैश आय शीर्षों वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 5। अगर इसमें 14 लिख देंगे और इसमें 5 लिख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है। तो कौन सा आता है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की डैश डैश के तहत परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 4 के तहत। अगला क्वेश्चन है, एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की डैश डैश के तहत जारी किया जाता है। तो किसके तहत जारी किया जाता है, एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत जारी किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A में अस्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे शॉर्टकट में पैन कहा जाता है, का प्रावधान किया गया है। व्यक्तियों तथा कंपनियों को आयकर भरने के लिए पैन नंबर देना आवश्यक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 139A। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को डैश डैश द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को प्रासंगिक वित्त अधिनियम द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रासंगिक वित्त अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को डैश डैश में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 शीर्षों में। 5 शीर्ष कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, आयकर डैश डैश है। तो आयकर जो है आय पर एक वार्षिक कर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की डैश डैश के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 80C। अगला क्वेश्चन है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ डैश डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर योग्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अवैध व्यापार से अर्जित लाभ कर योग्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना डैश डैश के आधार पर की जाती है। तो किसके आधार पर की जाती है, निर्धारित की आवासीय स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निर्धारित की आवासीय स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है भूमि सुधार एवं भू राजस्व संबंधी प्रावधान। अब चलिए इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है हम उन्हें भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः के रूप में जाना जाता था। तो किसके रूप में, इक्विटी डार्लिंग के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अर्थ है बिना किसी कानूनी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः इक्विटी डार्लिंग कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए एक दिया है इक्विटी एंजल।
ये भी पूछा गया है कि इक्विटी एंजल किसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति होता है जो किसी स्टार्टअप में कम हिस्सेदारी के लिए पैसा निवेश करता है। इसे संस्थापक देवदूत भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह किया गया था कब? 1803 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण डैश डैश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिलाधिकारी या समाहर्ता। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन यानी संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश डैश में पेश किया गया था। तो किस वर्ष में पेश किया गया था? ये किया गया था 2015 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानूनी सूक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एक्ट क्वाम प्राइवेटा का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अधिनियम के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग में अध्याय 1 से 6 और दूसरे भाग में अध्याय 6 से 12 है। अधिनियम में 7 अनुसूचियाँ और 344 धाराएं हैं। मैंने अभी जो कुछ भी बोला है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहीं अलग से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2006 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे बाद में संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे नवंबर 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 सीमांकन और सीमाओं के निर्धारण से संबंधित है, जिसमें उपखंड अधिकारी मौजूदा सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर सीमाओं से संबंधित विवादों का संक्षिप्त जांच द्वारा निपटारा कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन वर्ष डैश डैश में आरंभ किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। भूदान आंदोलन, जिसे भूमि उपहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत गांधीवादी विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में। कब? 1951 में। किसने? विनोबा भावे ने पोचमपल्ली गांव में की थी। भूदान आंदोलन का अगला चरण ग्रामदान आंदोलन या ग्राम उपहार आंदोलन था। इसका उद्देश्य भूमि के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष में हुआ, तो 1951 में हुआ। किसने किया? तो विनोबा भावे ने किया। कहाँ से शुरू हुआ? तो पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ। बस इन 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। तो किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 2013 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1901 में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
24 अक्टूबर 1901 को लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 19 दिसंबर 1901 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 21 दिसंबर 1901 को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की धारा 40 के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? तो यह संदर्भित करती है उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष डैश डैश में पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1894। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून साल 1894 में आया था। इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के नाम से जाना जाता है। यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब आया था अगर ये पूछा जाए तो वो 2013 में आया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पट्टेदारी यानी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मिति का संवैधानिक अधिकार डैश डैश के पास होता है। तो किसके पास है ये है राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासक। अगला क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार डैश डैश को अस्तित्व में आया। तो कब आया? 1 जनवरी 2014 को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की डैश डैश के तहत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 48। अगला क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार वर्ष डैश डैश में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम डैश डैश भूमिधारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो कितने की होती है? 80% की होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की कौन सी धारा मुआवजे के फैसले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 30। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की डैश डैश अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9वीं। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के दौरान मुआवजे सहित प्रतिपूर्ति राशि औसत पंजीकृत बिक्री विलेख की डैश डैश गुना होती है। तो कितने गुना होती है? यह होती है 2 गुना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहुविषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाता है जैसे कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की डैश डैश के प्रावधान के तहत शामिल है। इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धारा 7। अगला क्वेश्चन है पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में
उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की डैश डैश के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 50। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि अधिग्रहण कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष डैश डैश में लाए गए थे। तो ये कब लाए गए थे? 2013 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए हम देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है जनहित याचिका। अब चलिए इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध चुनिए। पहला है जनहित याचिका यानी PIL लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है, ये सही है। दूसरा है जनहित याचिका यानी PIL में पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है यही बताना है। इसमें भी यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं, गलत है। यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती है, ये भी गलत है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। इसकी अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। तो हो सकता है कि ये पूछ ले कि कहाँ से ली गई है, तो अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा या से सही है? तो चलिए देखते हैं। एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। तो ये जो है सही है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामले को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता, ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पी और क्यू दोनों सही ही बताना था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायिक सक्रियता। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो PIL का पूर्ण रूप होता है जनहित याचिका, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका यानी PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो वह कौन सी है? वह है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में डैश डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माना नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए दायर की जाने वाली याचिकाओं को जनहित याचिका यानी PIL के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मामलों को संबंधित उच्च न्यायालय में प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा वर्ष 1976 में मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई मामले में सामने आई। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति डैश डैश में जनहित याचिका दायर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई? तो जनहित याचिका की अवधारणा
1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए USA। क्या हो जाएगा? USA। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती, इन दोनों को ही माना जाता है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, B और C दोनों। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की डैश डैश बाल अश्लील चित्रण यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 67B। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 67B। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित करती है? तो वह कौन सी है? वह है विसेंट बनाम भारत संघ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विसेंट बनाम भारत संघ। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुल इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए हम देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है और उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है इसमें वह है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं दिया गया है, इसलिए हम अगला चैप्टर देखते हैं कि क्या दिया गया है और उसमें जो भी क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है वह है विविध का। तो चलिए अब इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी की प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 दिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। क्या है? 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैलवेयर अटैक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं या उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों का पूर्व संचालन करता है? देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा सारे के सारे प्रश्नों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसे आप शॉर्टकट में DIPP के नाम से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम टेलीविज़न। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंस्टाग्राम टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है, साइबर अश्लीलता यानी पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डैश डैश होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। ये सही है। इसके बाद में सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्यवाद में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय डैश डैश के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह डैश डैश के तहत दंडनीय हो सकता है। किसके तहत? उसके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में साइबर कानून। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियल एस्टेट अधिनियम वर्ष डैश डैश में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? ये किया गया था 2016 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पब्लिक की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों की सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश डैश का संक्षिप्त नाम है। तो ये किसका नाम है? ये नाम है ओवर द टॉप का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओवर द टॉप। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डैश डैश साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोनिमिटी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनोनिमिटी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को डैश डैश के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा, समझ लीजिए एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सेसेट सिद्धांत का अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैश डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस वर्ष में की गई थी? 1985 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे शॉर्टकट में कैट के नाम से भी जानते हैं, CAT के नाम से, कैट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना अगर पूछ ले कि कब हुई थी तो 1 नवंबर 1985 को हुई थी। और अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत हुई थी तो इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य डैश डैश की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे शॉर्टकट में NCPCR के नाम से जाना जाता है, NCPCR के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि किसके तहत की गई थी। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। और कब हुई थी? 2007 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? जो गलत है वो बताना है। तो वह कौन सा है? ऑप्शन बी, साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? तो वह कौन सी है? वह है BN श्रीकृष्ण समिति। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BN श्रीकृष्ण समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रेस परिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रेस परिषद।
यह एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित किया गया था। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके तहत स्थापित किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो यह किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1956 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश डैश के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछ ले कि ये कब किया गया था, तो ये जो है 12 अक्टूबर 2005 से किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से कम डैश डैश महिलाएं होंगी। तो कितनी महिलाएं होंगी? 2 होंगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? तो वह कौन सा है? वह है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालसाजी या फिशिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैमिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पैमिंग। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की डैश डैश के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धारा 20। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मुस्लिम महिला का पति डैश डैश की अवधि तक विक्षिप्त रहता है तो विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 अधिनियम के इतिहास और अधिनियम की धारा 2 और 2(4) की प्रकृति और दायरे की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा कि यदि पति 2 साल की अवधि के लिए भरण पोषण देने में लापरवाही करता है या विफल रहता है तो पत्नी तलाक के आदेश की हकदार है। धारा याद रखिएगा, धारा कौन सी है? धारा 2 है और 2(4) है। इसके तहत इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2005। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे डैश डैश से संपर्क कर सकता है। इसके ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, आपसी सहमति से तलाक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की डैश डैश के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके तहत आता है? धारा 13(b) के तहत आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा।
भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 से केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 12 के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसे केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्यों के अंदर चरने की अनुमति वाले पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण डैश के तहत अधिष्ठित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का साइबर अपराध मामला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित अपराध माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिसमें वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा भी। दूसरा क्या है? इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। ये दोनों ही सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, डैश की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की डैश के तहत निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 3। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की डैश के तहत निर्धारित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 4। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की डैश के तहत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 10। अगला क्वेश्चन है, किसी की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टिक मार करके रखिएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को पहचान की चोरी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहचान की चोरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किस शहर में खोला गया था? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में बेंगलुरु में खोला गया था। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में भारत का पहला साइबर डाकघर स्थापित किया गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हैदराबाद शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन वर्ष 2022 में किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या डैश से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देश का क्रियान्वयन करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10। यदि कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी हैं, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी का गठन अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
इसमें से क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरा हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष के नेता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पी और क्यू। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए। CIC की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि यह संवैधानिक निकाय है कि नहीं, तो यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, विविध में कुल इतने ही प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ अनुक्रमणिका में आप देख सकते हैं खंड 1 जो कि मूल विधि का था, इसमें कुल 19 चैप्टर विविध सहित दिए गए थे। हमने विविध सहित कुल 19 चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को देख लिया है। इसके बाद अगला खंड जो है वह भारतीय संविधान का है। तो हमने 19 चैप्टर में जो भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।